हाँ जी सर जी। सो एग्ज़ाम आ चुके हैं। यस। और मुझे ये भी पता है कि आप ऑडिट के अंदर अपना मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आप परेशान हैं कंपनी ऑडिट के लिए। तो सर, कंपनी ऑडिट को सिर्फ आपको मेरे साथ रिवाइज करना है और यू विल सिक्योर योर 10 मार्क्स। जी हाँ, 10 मार्क्स। क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन तो हमें जनरली हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में मिल जाता है, और 4 मार्क्स का एमसीक्यू जो होता है वो हमें एमसीक्यू वाले पेपर में दिखता है। तो सिर्फ आपको सुनना है और अपने 10 मार्क्स को इंश्योर करना है। तो हम लोग सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हम जो है वो कितने सेक्शंस पढ़ने वाले। अब है ना, कई बार एक कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि हमारे पास तो शायद सेक्शन 139 से लेकर 148 तक इतना ही है। जी, आप रॉन्ग हैं। क्यों मैम, क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास सेक्शन 139 से नहीं, हमारे पास सेक्शन 123 से लेकर चीज़ें हैं। हाँ जी, सेक्शन 123 से लेकर हम लोगों को क्या करना है, आगे तक बढ़ना है। ठीक है, बात करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, डोंट वरी। सेक्शन 123 कहता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये कहता है कि अगर आपके पास करंट ईयर में एडिक्वेट प्रॉफिट है तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप करंट ईयर के प्रॉफिट में सबसे पहले डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करोगे और एक्यूमुलेटेड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का एडजस्टमेंट करोगे। अगर आप करंट ईयर के प्रॉफिट से नहीं, आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से देना चाहते हो, आप दे सकते हो। या फिर आउट ऑफ द फंड देना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के, तो भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा इन्होंने बोल रखा है कि आप लोग जो है, आप लोग अगर प्रॉफिट देते हो, है ना, अगर किसी कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, तो अगर इनएडुकेट प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट नहीं है, ऐसे में भी क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं? तो ऑफ कोर्स आप डिविडेंड दे सकते हो। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 रूल को ध्यान में रखना पड़ेगा। सर, ये क्या है 3 रूल? क्या पिछले 3 सालों के एवरेज, पिछले 3 सालों के डिविडेंड के एवरेज से ज़्यादा नहीं देंगे। उसके अलावा 10% आपकी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व में एटलीस्ट जो है टोटल अमाउंट, इससे ज़्यादा एग्जिट नहीं करोगे। कितना? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, और एटलीस्ट 15% ऑफ पीएससी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल जो है लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके रिजर्व में रहनी ही चाहिए, बैलेंस बचना ही चाहिए। फिर इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो एज इट इज़ फाइनल डिविडेंड जैसा ही होता है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर लगते हैं वो सारे के सारे इस पर भी अप्लाई हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हो तो आपको विद इन 5 डेज में क्या करना पड़ता है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है, उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है। कितने दिन में? विद इन 5 डेज में। उसके बाद यहाँ ये कहते ये यहाँ अगला जो सेक्शन है, सब सेक्शन, वो ये कहना चाहता है कि आप जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है ना, उसी को डिविडेंड पे करोगे, उसी को डिविडेंड पे करोगे। और डिविडेंड जो होता है या तो चेक या फिर डीडी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ही पे होगा। ठीक है। उसके बाद कंपनी जो है अगर फेल होती है कंप्लाई करने में 73 और 74, तो उसे क्या करना होगा, वो जो है नहीं डिक्लेयर कर सकती डिविडेंड, वो डिक्लेयर डिविडेंड नहीं कर सकती। अनपेड डिविडेंड अकाउंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों ने विद इन 7 डेज में डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, यानी कि आपके पास 30 दिन का टाइम होता है डिविडेंड बांटने का। 30 दिन में अगर आप डिविडेंड डिक्लेरेशन से डिविडेंड नहीं बांट सके तो विद इन 7 डेज में आपको ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। और साथ के साथ विद इन 90 डेज में आपको ये सारे की सारी डिटेल जो है प्लेस करनी होगी अपनी वेबसाइट पर, और वेबसाइट जो अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। सर, अब ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट का क्या होता है? तो आफ्टर 7 ईयर ये पैसा पता है कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ये पैसा चला जाता है अगर 7 साल तक कोई लेने नहीं आता है। सर, अगर आपने ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, कंपनी को 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की, और ऑफिसर को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैम हम डिविडेंड जो है वो दीदी ने 30 दिन में नहीं दे पाए तो फिर हम गिल्टी हो जाएंगे, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से डिविडेंड या राइट शेयर या बोनस शेयर को आपको अपने अभियान में रहना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ अभी ओनरशिप डिसाइड नहीं हुई है, ठीक है, और अगर आपको सामने वाले पर्सन ने बोला है कि प्लीज़ आप अपने पास रखिए मैं बाद में ले लूंगा, तो इन अ पर्टिकुलर केस आप कोई गिल्टी नहीं हो। सेक्शन 127 पता है क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। सर, अगर आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में विद इन 30 डेज में फेल हो गए फ्रॉम द डिक्लेरेशन, आपको 2 साल तक की सजा और फिर फाइन लग सकता है, जो कितना हो सकता है, नॉट लेस देन 1000 पर डे, 1000 रुपये हर दिन का, और इंटरेस्ट लगेगा 18% की रेट से। तो ध्यान रखना, सजा 2 साल, 1000 रुपये पर डे और 18% का इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा।
अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा, यानी कि 30 दिन में पेमेंट ना करना ऑफेंस नहीं माना जाएगा, किन किन केसेस में? डिविडेंड कुड नॉट बी पेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉज, यानी कि किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से या कोर्ट के कहने पर हमने पे नहीं किया। डायरेक्शंस गिवन बाय शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग डिविडेंड कैन नॉट बी complied with and same has been communicated to him. There is a dispute regarding right to receive dividend. Dividend has been lawfully adjusted by company against any sum due to its from shareholders, यानी कि कोई शेयरहोल्डर से ड्यू बाकी था, जैसे कॉल बाकी थी और हमने उसे विलफुली क्या किया, एडजस्ट किया, लॉफुली हमने उसे एडजस्ट किया, ड्यू टू एनी अदर रीजन विच इज़ नॉट फॉल्ट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के फॉल्ट में नहीं आता है। नो ऑफेंस अंडर सेक्शन 127 विल बी डीम्ड टू बी कमिटेड। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको वो सेक्शंस बताने वाली हूँ जो सेक्शन 128 से आते हैं। पता है 128 क्या कहता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, 130 रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स बाय कोर्ट एनसीएलटी, 131 वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 132 नफरा के रूल्स एंड नफरा, 133 एएस के बारे में, 134 बोर्ड रिपोर्ट के बारे में, 135 सीएसआर के बारे में, 136 कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 137 फाइलिंग विथ आरओसी और 138 इंटरनल ऑडिट। ठीक है, बट हाँ, सेक्शन 134 से लेकर 138 तक हमारे मॉड्यूल कवर नहीं करते हैं, लेकिन हम तो कवर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, तो मैम क्या बात कर रही हो? वी नो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इसे कहाँ मेंटेन करना होगा, तो आप कहेंगे रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन करना होगा। वांट टू मेंटेन इन अदर प्लेस, अगर आप किसी अदर प्लेस पर मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको विद इन 7 डेज में उस डिसीजन के आपको ये बात आरओसी को बतानी होगी। सर कौन से बेसिस होते हैं? हमारे पास अक्रूवल बेसिस होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, हम मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही मोड से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेव करके रख सकते हैं। ब्रांचेज, जब भी हम ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं तो ब्रांचेस जो होती है वो क्या होनी चाहिए? पीरियडिकली अपने जो डेटा, जो क्वार्टरली बेसिस पर अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो क्या करेगी? रजिस्टर ऑफिस को सेंड करेगी। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सर बहुत सिंपल है, जब हम इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो ये कहता है मेड विद इन इंडिया, यानी कि अगर कैन बी इंस्पेक्ट बाय डायरेक्ट ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, डायरेक्टर कभी भी ड्यूरिंग द बिजनेस आवर क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर सकते हैं। मेंटेन आउटसाइड इंडिया, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इंडिया में नहीं, आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया के बाहर की बात हो रही है, तो डायरेक्टर शेल अप्लाई टू कंपनी फॉर कॉपीज एंड कंपनी शेल गिव अ कॉपी विद इन 15 डेज। अगर इंडिया के बाहर मेंटेन हो रहे हैं तो आप एप्लीकेशन दे दीजिए, कंपनी आपको विद इन 15 डेज में प्रोवाइड करके दे देगी, लेकिन नॉट थ्रू द एजेंट। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ सब्सिडरी कैन नॉट मेड बाय अ पर्सन ऑथोराइज बाय बोर्ड ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो सर अगर कोई पर्सन बोर्ड का जो होल्डिंग ऑथोराइज पर्सन है वो चाहता है देख सकता है सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइम तक आपको मेंटेन करके रखने होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो उन्होंने बोला है कि 8 ईयर्स तक मेंटेन करके रखने होंगे, और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो 8 ईयर से ज़्यादा भी मेंटेन करने पड़ेंगे। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस, अगर किसी तरीके का नॉन कंप्लाइंस किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए तो इनका कहना है कि आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का पेनल्टी जो है वो लग सकता है। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? सर जो इंडिया में एक्सेसिबल होना चाहिए, ओरिजिनली जनरेट फॉर्मेट में होना चाहिए, ब्रांच रिकॉर्ड भी ओरिजिनली रिसीव फॉर्मेट में होने चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड होने चाहिए, बैकअप शेल बी सर्व फिजिकली लोकेटेड इंडिया, जो सर्वर होता है ना बैकअप के लिए वो इंडिया में लोकेट होना चाहिए। उसके साथ के साथ आप किससे सर्विस ले रहे हो तो आप इंटीमेट करोगे आरओसी को एनुअल बेसिस पर, नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, आईपी एड्रेस क्या है आपका उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर का, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और क्लाउड का एड्रेस भी आपको बताना होगा। सेक्शन 129, और वो भी एनुअली बताना होगा। सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलता है? शेल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट अफेयर्स ऑफ द कंपनी विथ एएस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। ठीक है, और शेड्यूल 3 जनरली हम फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, अदर कंपनीज हॉल इंस्टीट्यूट डिफाइन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सीएफएस के बारे में हमारे पास एक सिंपल सा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है तो हम उसी के अंदर डिस्कस करते हैं। जनरली सीएफएस बनाने के बारे में सेक्शन 129(3) में कह रखा है, और जब आप सीएफएस वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि आप सेक्शन 129 का रेफरेंस देते हो, सेक्शन 129(3) का रेफरेंस देते हो, आप सेक्शन 143 का रेफरेंस देते हो, क्योंकि सीएनडीटी की बार बार बात हो जाती है 143 में, सॉरी हाँ 143 में नहीं, तो 143 का नहीं, क्योंकि 143 का
जो CNDG वाला रेफरेंस है वो तो नहीं देते, लेकिन हाँ 129 का रेफरेंस देते हैं। उसके अलावा AS21 का और इंडेस 110 का भी आप काफ़ी अच्छे से रेफरेंस देते हैं जब भी आप आंसर ड्रॉ करेंगे और करते हैं। वो नॉट नीड टू कंसोलिडेट, किन्हें कंसोलिडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जनरली हम ये कहते हैं कि अगर होली ऑन सब्सिडरी ऑफ अनादर कंपनी है या पार्टली ऑन सब्सिडरी ऑफ अनादर कंपनी है, ऑल इट्स अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट हैविंग बीन इंटीमेटेड इन राइटिंग विथ द पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शंस दैट नो ऑब्जेक्शंस, ठीक है। तो वो यहाँ पर इस तरीके का कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कंसो की पूरा का पूरा इसके अंदर बता रखा है, लेकिन हमने उधर जो चैप्टर है उसमें देखने का है। अब एक बात बताइए, सेक्शन 130 क्या बोलता है। सो सेक्शन 129 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और सेक्शन 130 बात करता है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल ऑर्डर। तो रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर बोलता है कि अ कंपनी शेल नॉट रीओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकास्ट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस एन एप्लीकेशन इज दिस रिगार्ड इज मैंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी और एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी, अथॉरिटीज और पर्सन कंसर्न, and order is made by a court tribunal to the effect that relevant earlier accounts were prepared in fraudulent manner or affairs of company are mismanaged, casting doubt on reliability of financial statement, ठीक है। तो सेक्शन 130 यही बात कहता है कि भाई साहब जब भी आप रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करोगे ऑन कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर, तो कंपनी क्या करेगी, रीओपन कर सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकास्ट कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना तभी कर सकती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी और एनी अदर अथॉरिटी, चाहे रेगुलेटरी बॉडी हो, अथॉरिटी हो या पर्सन कंसर्न हो, अगर वो कोर्ट और ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देता है कि भाई साहब दो चीज़ें हुई है, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिसमैनेज हुए हैं या फ्रॉडुलेंटली मेंटेन हुए हैं, तो ही सेक्शन 130 परमिट करता है। और जब ये ऑर्डर आ जाता है तो ये ऑर्डर पता है इन सबको इशू होता है कि भाई साहब अगर ये इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कर रहा है, रिकास्ट कर रहा है, तुम्हारे कोई काम हो तो तुम यहाँ पर आके देख लियो। सेक्शन 131 कहता है वॉलेंटरी रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट्स, ठीक है। If it is appear the director of the company that the financial statements of a company or report are do not comply with, सर यहाँ पर और उसमें फ़र्क क्या है, सेक्शन 130 और 131 में डिफरेंस क्या है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें क्लियर करवा दीजिए। देखो सेक्शन 130 बहुत ही क्लेरिफाई कहता है कि तुमने फ्रॉड किया या मिस अप्रोप्रिएशन किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ट्रिब्यूनल या कोर्ट ऑर्डर देकर उसे सही करवा रहा है। जबकि सेक्शन 131 कहता है कि भाई साहब हम तो बहुत सुधरे हुए लोग हैं और ज़्यादा सुधरना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि और ज़्यादा कंप्लाई करे सेक्शन 139 और 134 से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमारी बोर्ड रिपोर्ट, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उसे और ज़्यादा अच्छे से व्यवस्थित करें। लेकिन यहाँ पर पता है एक लिमिट लग जाती है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा सुधरा हुआ होता है ना, तो उसकी एक लिमिट आ जाती है कि भाई तुम इतने सुधरे हुए हो, यहाँ तुम्हारी एक लिमिट। तो सेक्शन 131 कहता है 3 ईयर्स, यानी कि 3 इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 सालों का ही तुम क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, उससे ज़्यादा रिवाइज नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास यू डोंट हैव अ राइट टू रिवाइज, ठीक है, यू डोंट हैव राइट टू रिवाइज दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ओके, नाउ आप अब सेक्शन नंबर 131 के बाद आ जाइए 132 पर। सर 132 पता है नफरा के बारे में। देखो नफरा ने क्या किया ना, बॉडी को खा लिया। किसकी बॉडी को खा लिया सर, आईसीआई ने अपनी बॉडी बना रखी थी एस बनाने वाली, उसको नफरा खा गया। और नफरा बोले अब तुम आईसीआई सिर्फ रिकमेंडेशन बैठी रहो, हम जो है वो सारा काम करेंगे। तो नफरा आप रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाता है, मॉनिटर कंप्लाइंस करता है, ओवरसी करता है, काम को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब नफरा अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, ऑब्वियसली सर पावर है तो एक्सरसाइज तो करेगा। किस पर नफरा लगता है, तो बोले हर एक लिस्टेड कंपनी जो चाहे इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है, नफरा उस पर लगता है। या फिर ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर जो है 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है और टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और अगर लोन और डिबेंचर और बोरोविंग्स जो है वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि उस पर भी नफरा लगता है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी को भी नफरा खा गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और एनी गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट कंपनी, उसको भी नफरा ले गया, ठीक है। उसके अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो होती है कंपनी, जो जिस क्लास को गवर्नमेंट हमें कल को जो डिफाइन कर देगी या उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये भी नफरा के हाथ में आना चाहिए, वो भी आ जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट रजिस्टर आउटसाइड इंडिया विच इज सब्सिडरी और एसोसिएट और एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, ए टू डी इनकम और नेटवर्थ ऑफ सच सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी एग्जिट 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम नेटवर्थ। क्या बोला सर, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड है बाहर आउटसाइड इंडिया और उसकी कोई सब्सिडरी इंडिया में है और वो इंडियन वाली सब्सिडरी पता है 20% या उससे ज़्यादा का कमा रही टोटल ग्रुप का, यानी कि सर कंपनी तो यूएसए में रजिस्टर है लेकिन उसकी एक सब्सिडरी इंडिया में, और इंडिया उसकी टोटल कंसो वाली इनकम या नेटवर्क का 20% या उससे ज़्यादा कमा रही है, तो भी उस पर ऊपर नफरा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है सर।
वंस द कंपनी अगर नफरा में आती है सीज टी अबाउट द स्कील 3 ईयर्स नफरा इज एप्लीकेबल। सर अगर एक बार नफरा आ गया तो 3 साल तक नफरा एप्लीकेबल हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो नफरा कहाँ लगता है ये मैंने आपको बताया। अब आप आ जाइए सेक्शन, एक काम करिए, मैंने आपको अभी तक जितने भी सेक्शंस बताए हैं वो सेक्शन 132 पर खत्म होते हैं। अब 133 और 134, 135, 136 कुछ नहीं है, सीधे हम 139 पर आते हैं। सर 139 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना है तो कैसे करेंगे, बोले पहली बार इनकॉर्पोरेशन के विद इन 60 डेज में CNDG कर देगा, और उसके बाद अगर CNDG फेल रहा तो 30 डेज में बोर्ड कर देगा, और 30 डेज में बोर्ड फेल रहा तो 60 डेज में EGM बुलाकर मेंबर्स कर देंगे। उसी तरीके से अगर ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो पहले 30 दिन हमने बोर्ड को दिए, बोर्ड अगर फेल रहा तो 90 दिन में मेंबर्स कर लेंगे अपॉइंटमेंट। और सर वो कब तक वैलिड रहेगा, वो एट द फाइनेंशियल ईयर एंड तक वही हमारा ऑडिटर रहेगा। अब जब हम सब्सिक्वेंट के बारे में बात करते हैं तो अदर कंपनीज के मामले में ऑब्वियसली AGM में अपॉइंट होता है ऑडिटर और वो अपनी डिक्लेरेशन देता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में 180 डेज में उसे कौन अपॉइंट करता है, CNDG अपॉइंट करता है। सर यहाँ पर क्या होता है, उसका वैलिडिटी जो टेन्योर होता है वो नेक्स्ट ईयर तक होता है, मतलब CNDG 180 दिन में अपॉइंट कर देता है और 1 साल के लिए ही अपॉइंट करता है। लेकिन जब हमारी AGM उसे अपॉइंट करती है ना तो 5 साल के लिए अपॉइंट कर देती है, मतलब उसका टेन्योर 1 से लेकर 6 तक रहने वाला है, ठीक है। और अब उसको जब हमने अपॉइंट कर ही दिया है तो विद इन 15 डेज में कंपनी क्या करेगी, ADT 1 फाइल कर देगी ROC को, खुशी ROC को ADT 1 फाइल करेगी, देखो ROC हमने अपना ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। ठीक सर, अब मेरी बात सुनो, अगर हम कहें कि रिटायर ऑडिटर में भी रीअपॉइंट, अगर कोई रिटायरिंग ऑडिटर जो होता है वो रीअपॉइंट होना चाहता है तो क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है? ऑफ कोर्स वो रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, उसने राइटिंग में कोई नोटिस नहीं दिया हो अनविलिंगनेस का, या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं किया गया हो कि हम सब अदर को चाहते हैं, या फिर प्रोवाइडिंग एक्सप्रेशन नॉट बी रीअपॉइंटेड, या इसे मत रीअपॉइंट करो, ऐसा कुछ ना हुआ हो तो आप उसे फिर से अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक CA फर्म 5+5 10 सालों के लिए क्या कर सकती है, एज ए ऑडिटर बन सकती है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ कंडीशन है, बाकी तो आप कितने ही सालों तक के लिए ऑडिटर बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 139 क्या बोलता है, रिटायरिंग ऑडिटर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब नहीं अपॉइंट हो सकते हैं, लिस्टेड कंपनी में या फिर अदर कंपनीज में, अदर देन OPC, स्मॉल कंपनी और डोमेन कंपनी। अब यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि अगर आप बंदा रिटायर हो जाता है 5 साल की सर्विस देने के बाद तो एक लिस्टेड कंपनी में, वैसे तो ये 5 और 5 10 है, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए 5 बोला है, फर्म है तो 5 और 5 10 साल तक के लिए आप कहीं पर भी बने रह सकते हो, उसके बाद आपका रिटायरमेंट लगता है, ठीक है, वो भी कूलिंग पीरियड 5 साल का। लेकिन हम देखते हैं क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई भी कंपनीज जो अदर देन OPC है, स्मॉल और डोमेन कंपनी से, यानी कि OSMD और OSD से अलग है, और विच इज अंडर आर अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, और इसका पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर बेसिस तो 10-50 और 50-50, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल और बोरोविंग 10-50 उससे ज़्यादा है, और प्राइवेट में क्या बोला 50-50। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर केस हम लोग जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं। अब मेरी बात समझना, शेल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 ईयर और एन ऑडिट फर्म for more than 2 terms of 5 years, ठीक है, shall not be eligible for reappointment for a 5 year from the company। obviously 2 टर्म हो गए 5-5 साल के, तो अगले 5 साल के लिए आपके ऊपर कूलिंग लग जाएगा। इंडिविजुअल हो तो 5 साल का एक टर्म पूरा करने के बाद आपके ऊपर कूलिंग लग जाएगा। और ये कहाँ बोला गया, ये कूलिंग का केस जो है या फिर ये जो रीअपॉइंटमेंट का केस है वो कहाँ लगता है सर, लिस्टेड कंपनी में और ऐसी पब्लिक और ऐसी प्राइवेट कंपनीज में जो OPC, स्मॉल और डोमेन नहीं है, और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल और बोरोविंग्स जो है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल और बोरोविंग्स जो है 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और बोरोविंग्स 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। प्राइवेट कंपनी के केसेस में पेड अप शेयर कैपिटल और बोरोविंग दोनों ही 50 या उससे ज़्यादा है, ठीक है सर, ठीक सर। देन हम बात करते हैं कैजुअल वैकेंसी के बारे में। सर कैजुअल वैकेंसी पता है क्या बोलती है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी कहती है कि 30 डेज में हम क्या करेंगे, कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल करेंगे। 30 डेज में कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड फुलफिल करेगा और अप्रूवल ले लेगा 3 मंथ में, जनरल मीटिंग में अप्रूवल ले लेगा, जो भी नेक्स्ट AGM होगी 3 मंथ में, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कंपनी तो है CNDG 30 डेज में क्या करेगा, फाइल कर लेगा, और अगर फेल हो जाता है तो बोर्ड जो है वो 30 डेज में फाइल कर लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद इंटरनल रोटेशन क्या होता है, मोर देन 1 ऑडिटर्स। देखो इंटरनल रोटेशन का मतलब होता है अंदर ही अंदर का रोटेशन जो होता है वो, तो सर आप इंटरनल रोटेशन भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑडिटर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 140 कहता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर। सर 2 ही तरीके से रिमूवल होता है, या तो फिर सेक्शन 140(5) में क्या करे, NCLT हटा दे, या फिर शेयर होल्डर जो है बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर या फिर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर। सर अगर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर किसी कंपनी से कोई ऑडिटर हटाया जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, एग्जाम्पल के लिए बाइजू का ऑडिटर है और बाइजू का ऑडिटर जो है वो क्या नहीं कर रहा है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहा है, तो क्या बाइजू जो है वो ऑडिटर को हटा सकता है? ऑफकोर्स
ऑफकोर्स हटा सकता है, दे हैव अ पावर, लेकिन पता है नहीं हटाता है, क्योंकि बाईजू को काफ़ी सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी और इन सारी चीज़ों को पूरी करने में वो क्या फंस जाएगा, वो फंस जाएगा। क्या सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी? अगर उसे ऑडिटर हटाना है, सबसे पहले तो उसे क्या करना होगा, उसे सबसे पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना होगा। तो सबसे पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा विद इन 30 डेज में। वो किसको फाइल होगा? एडीटी 2 में क्या होगा, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फाइल करोगे एडीटी 2 में, और उससे पहले क्या करोगे तुम, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लोगे। यानी कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास होने के बाद तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आ जाती है तो तुम क्या करोगे, एजीएम बुलाओगे और 60 डेज में ऑर्डर पास करोगे, तो जाकर तुम उसे हटा सकते हो। यानी भाई साहब बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो, 30 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट को दो, सेंट्रल गवर्नमेंट का तुम्हारा आंसर आता है तो उस आंसर के बाद तुम 60 डेज में एजीएम करो, एजीएम करने के बाद उसे हटाओ, बहुत बड़ी माताफोड़ी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर ऑडिटर को अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कह सकता है, ऐसे मना नहीं करोगे कि नहीं नहीं बोलेगा तू। अब रिमूवल ऑफ ऑडिटर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। सर रिमूवल ऑफ ऑडिटर क्या होता है कि क्या हम उसका रिमूवल कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं, टर्म से पहले। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म मीन्स, ठीक है, यानी कि कुल मिला के एक तो हम जो है वो उन्हें निकाल रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें रिमूवल कर रहे हैं बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, और एक होता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। ऑब्वियसली उनका जो है 5 साल तक का टेन्योर पूरा हो चुका है, तो अब हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। वो तो निकल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रीअपॉइंटमेंट करना है तो कर लो, नहीं तो वो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट रिटायरिंग ऑडिटर शेल नॉट बी रीअपॉइंटेड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नोटिस ऑडिटर को भेजेंगे, उसे रिप्रेजेंटेशन देंगे और विथ नोटिस देंगे मीटिंग का कि भाई हमारी मीटिंग है, तुम आओ। तो क्या करेगा, कंपनी में सर्कुलेट करेगा वो नोटिस, और कंपनी नोट सर्कुलेट, ऑडिटर जो है राइट है स्पीक इन जनरल मीटिंग। तो जो ऑडिटर है वो भी अपना एक नोटिस भेजता है, और अगर वो नोटिस जो है वो सर्कुलेट करना है तो ठीक है, और पास होगा एसआरएम रिमूवल ऑडिटर। देखो एग्जांपल के लिए क्या होता है ना, एक बंदा 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ, अब अगले 5 साल के पास उसका टाइम है, लेकिन हम उसे अपॉइंट नहीं करना चाहते, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके क्या करो, उसे रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी जगह नया ऑडिटर बिठा दो। अब देखो रिमूवल ऑफ एनसीएलटी क्या होता है, एनसीएलटी को गुस्सा आ जाए ना तो स्व मोटो बेसिस पर पर्सन के कहने पर किसी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन आने पर अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि यार मामला जो है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में हुआ है, काम जो है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में हुआ है, फ्रॉड हो रहा है, ये सब मिलकर डायरेक्टर ऑफिसर ऑडिटर सब मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं, तो भाई साहब वो रिटायर कर सकता है। और ध्यान रखना विद इन 15 डेज में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देता है तो विद इन 15 डेज में एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू रिमूव एन ऑडिटर एंड सीजी कैन अपॉइंट न्यू ऑडिटर। तो 15 दिन में वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया है तो हाथ टू हाथ मतलब 15 दिन में तो क्या करेंगे, हम उसे रिटायर करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे ले सेंट्रल गवर्नमेंट अब जगह खाली कर दी, तुम्हें जिसको अपॉइंट करना है उसको अपॉइंट करो। और ध्यान रखना जिससे ट्रिब्यूनल ने रिमूव किया है ना वो बंदा 5 साल तक कहीं पर भी अब अपना ऑडिट पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। सच रिमूवल ऑडिटर कैन नॉट एक्ट एज अ ऑडिटर इन एनी कंपनी अंडर द 5 ईयर फ्रॉम द रिमूवल। ठीक है, अब आता है रेजिग्नेशन के फॉर्मेलिटीज में क्या क्या पूरी करना पड़ता है। जब भी ऑडिटर अपने हाथ से रिजाइन देता है ना तो उसे 3 फाइल करना पड़ता है, एडीटी 3 फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज में। किसको सर, वो सबसे पहले वो नॉर्मल ऑडिटर है तो वो कंपनी और आरओसी को देता है, और अगर वो गवर्नमेंट ऑडिटर है तो कंपनी आरओसी और सीएनडीजी को देता है। सर कितने दिनों में, 30 दिन में। क्या फाइल करता है, एडीटी 3 फाइल करता है। किसको देता है, कंपनी या फिर सीएनडीजी को, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अगर वो फेल हो जाता है फाइल करने के लिए तो उसे 50,000 रुपये और जो भी उसका रेम्यूनरेशन है जो भी कम है और कंटिन्यूसली 500 रुपये हर दिन, मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक की उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। सर क्वालिफिकेशन क्या बोलता है कि कौन जो है एक कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, तो बोला सर सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए, सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए, और उसकी फर्म के मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स जो होते हैं वो सीए इन प्रैक्टिस में होने चाहिए। अब कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बोला कि सर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ वो एलएलपी हो सकती है। कई भी ऑफिसर और एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए उसके, या एक्स ऑफिसर और एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए ऑफ द कंपनी, पर्सन हु इज अ पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ द अदर ऑफिसर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्होंने बोल रखा है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रखा है कि कोई भी रिलेटिव जो है होल्ड करता है सिक्योरिटी फेस वैल्यू मोर देन 1 लाख रुपये, नॉट अ मार्केट वैल्यू, इट इज अ फेस वैल्यू। तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर सिक्योरिटी होल्ड करके रखता है तो फिर आप उस कंपनी में नहीं बन सकते हो ऑडिटर। लेकिन सर अगर उसने होल्ड किया है और अगर आप 60 डेज में करेक्टिव एक्शन ले रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते हो। उसी तरीके से इंडेटनेस के लिए इसने 5 लाख रुपये बोला है, और इनडेटनेस के लिए इसने 5 लाख रुपये बोला है, और गारंटी के लिए 1 लाख रुपये बोला है। तो ध्यान रखना इंडेटनेस के बारे में 5 लाख, बाकी 1-1 लाख रुपये में काम हो जाएगा। अब आता है सेक्शन 141 क्या कहता है, ये बोलता है बिजनेस रिलेशनशिप। अगर आपका उसके साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप रहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो भी नहीं बन सकते हो। ठीक है, रिलेटिव्स के बारे में बता दिया है उनके।
देखो इन्होंने ये भी बोला है कि सीलिंग लिमिट है कि आप टोटल 20 कंपनी कहता है 20 कंपनी में क्या कर सकते हो, ऑडिट ले सकते हो, जिसमें इन्होंने बोला है कि भाई साहब ओपीसी, डोमेन कंपनी, स्मॉल कंपनी और पेड अप शेयर कैपिटल जिसका 100 करोड़ रुपए से कम है वो नहीं आती है, ठीक है ना। तो डोमेन कंपनी नहीं आती है, ओपीसी नहीं आती, स्मॉल कंपनी। और आपको पता होना चाहिए हमारा सी एक्ट पता है क्या कहता है, 30 कंपनी, जिसमें उन्होंने बोला कि ओपीसी कंपनी और डोमेन कंपनी नहीं आती। इन्होंने यहाँ पर जो है वो ये दे रखा है कि भाई साहब 20 कंपनीज और ओपीसी नहीं आती, डोमेन नहीं आती, स्मॉल कंपनी नहीं आती और ऐसी प्राइवेट कंपनीज नहीं आती जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ रुपये से कम हो। जी हाँ जी, ये हमें क्लियर हुआ। 144 की सर्विसेज दे रखी है, आप ये नहीं दे सकते, इन सर्विसेज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बुक कीपिंग है, इंटरनल ऑडिट है, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन है, एक्चुअल सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज है, आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, मैनेजमेंट सर्विसेज है, अदर, ठीक है। राइट ऑफ ऑडिटर्स क्या है सर, उसके पास काफ़ी सारे राइट है, वो बोल सकता है एजीएम में, उसके पास राइट है, वो रिसीव कर सकता है रेम्यूनरेशन, उसके पास राइट है, ऑल टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, दे हैव अ राइट। उसके अलावा कम्युनिकेट कर सकता है, जनरल मीटिंग में रिसीव कर सकता है, अटेंड कर सकता है जनरल मीटिंग, नोटिस रिसीव कर सकता है, हियर कर सकता है जनरल मीटिंग को, नॉट नेसेसरी टू सच ऑफिसर शेल टू अकाउंट्स, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, अटेंड टू मीटिंग, उसके पास नोटिस तो मिलेगा राइट टू मीटिंग में, सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी के लिए, ठीक है। ओके सर, नाउ ड्यूटीज़ क्या है सर, ड्यूटीज़ भी है, जहाँ राइट आते हैं वहाँ ड्यूटीज़ भी आती है कि आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट हो, पर्सनल एक्सपेंसेस हो, बुक एंट्रीज हो, लोन्स एंड अकाउंट्स हो, शेयर अलॉटेड हुआ हो, सिक्योर्ड लोन हुए हो, सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा सर और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है, तो पूरी रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है, तो आपके पास ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फैक्टर्स आए, ठीक है। इसके अलावा एक कारो है, तो कारो को हम सेपरेटली देखते हैं कि कारो का काफ़ी 21 का वाइड क्लोज का एक पूरा है स्प्रेड, ठीक है। सेक्शन 148 जो है वो क्या बोलता है, कॉस्ट ऑडिट के बारे में। देखो कॉस्ट ऑडिट का बहुत सिंपल सा फंड है, तुम रेगुलेटेड सेक्टर हो या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हो, टर्नओवर देखा जाएगा, अगर रेगुलेटेड हो तो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर, और नॉन रेगुलेटेड हो तो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर। यहाँ पर ये बोल रखा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, 25 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हो जाता है, 25 या उससे ज़्यादा, और अदर नॉन रेगुलेटेड में 35 से ज़्यादा या 35, ठीक है। तो आपको उसके बाद क्या आता है, कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में बोला कि टर्नओवर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे अगर आपका 35 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमने बोला है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो इन फॉरेक्स, ठीक है, और मोर देन 75% आपका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है, या फिर SEZ में माल बेचते हो या इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस में हो, तो फिर आप लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर रूल 3 अप्लाई हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जनरली कॉस्ट होल्डिंग के लिए CW अपॉइंट होता है, CA में भी बोलते हो आप, ठीक है, ठीक सर। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला है कि भाई साहब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में देखो सर, LLP के बारे में क्या कहता है, ये कहता है कि LLP जो होता है वो अपना डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, अक्रूवल बेसिस या केस जो उसे करना है वो फॉलो करे, उसका रजिस्टर ऑफिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है, 8 साल तक उसको भी मेंटेन करके रखना है जैसे नॉर्मली होता है। कंटेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, तो उसके पार्टनर्स कौन है, ऑल सम, रिसीव एक्सपेंडिचर्स क्या है, रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट जिसे अपन बोलते हैं, असेट्स और लायबिलिटी, जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सारे स्टेटमेंट, फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। यहाँ पर बोलता है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर्स LLP क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा और इसके अलावा साइन करेगा। अब आता है कि ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ LLP, तो यहाँ पर कब ऑडिट होती है, तो ऑडिट के लिए उन्होंने बोला है कि ऑडिटर हु रिक्वायर्स ऑडिट, सबसे पहले LLP का ऑडिट होता है अगर उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा है, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पार्टनर 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, और एक वॉलेंटरीली अगर वो डिसाइड करे कि हमें ऑडिट करवाना है तो करवा सकता है। बाकी तो 25 और 40, 25 उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और 40 उनका टर्नओवर होता है। और कौन करता है, CA एंड प्रैक्टिस ही करता है, फाइनेंशियल ईयर में ही करता है। व्हेन एन अपॉइंटमेंट एंड विल अपॉइंटमेंट, देखो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फर्स्ट ऑडिटर का एनी टाइम बिफोर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले कभी भी अपॉइंटमेंट हो जाता है। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 30 डेज पहले उसे अपॉइंट करना होता है। और कैजुअल वैकेंसी आती है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो भी होता है वो एज सून एज पॉसिबल क्या करता है, फिल कर देता है। इफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फेल टू अपॉइंट पार्टनर्स में अपॉइंट द ऑडिटर, वो अपॉइंट कर देते हैं। उसके बाद क्या आता है, एनुअल रिटर्न ऑफ LLP, तो एवरी LLP शेल फाइल एन एनुअल रिटर्न, ठीक है, एनुअल रिटर्न उसे फाइल करना पड़ेगा, ऑथोराइज करवाना पड़ेगा किससे, डेजिग्नेटेड पार्टनर से। सो विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विद इन 60 डेज में, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विद इन 60 डेज में उसे एनुअल रिटर्न देखना होगा। अब आता है अदर नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स,
अब मैं ये कहाँ डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर। तो ये लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर का अपने आप में सेपरेट चैप्टर है, तो हम उसमें डिस्कस करते हैं। दैट ऑल दी कंसेप्ट्स मैंने कवर करवा दिए। कुछ लिमिट्स है, मैं आपको फिर रिपीट करवा दूँ कि ये लिमिट्स आपको पता ही होनी चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 सालों के लिए मेंटेन होंगे। LLP के अंदर ऑडिटर जो अपॉइंट होता है कभी भी हो सकता है फाइनेंशियल ईयर एंड में, और अगर सब्सिक्वेंट है तो सबसे पहले ये करो कि फाइनेंशियल एंड होने के एटलीस्ट 30 डेज पहले अपॉइंट कर दो। सर क्या ऑडिट सबके ऊपर लगती? नहीं सर, जिसका टर्नओवर 40 लाख या उससे ज़्यादा है, मैंने क्या बोला, जिसका टर्नओवर मोर देन 40 लाख रुपी है और जिसका कंट्रीब्यूशन जो है वो मोर देन इक्वल टू 25 लाख रुपी है, उन्हीं के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि भाई अगर हम कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं, किसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जिसका 35 करोड़ या उससे ज़्यादा का क्या है टर्नओवर है, उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। और यहाँ पर किसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगती है, तो देखा जाएगा रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अकॉर्डिंग टू टर्नओवर। अगर 50 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है या फिर 100 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन, उन्हें अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट ही होता है 75% से ज़्यादा, या SEZ में आते हुए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, तो फिर आपके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता है। करता कौन है, तो कॉस्ट ऑडिट जो होता है वो हमारा कॉस्ट ऑडिटर जो होता है, जिसने हमारे ICWI से पढ़ाई कर रखी है, वही जो होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। कारों के लिए मैंने आपको बोला है कि मैं आपको सेपरेटली उसका वीडियो बना के दे दूँगी। उसके साथ ही साथ हम लोगों को ये भी देखने का है कि भाई साहब कुछ ऑडिटर की जो है वो ड्यूटीज़ होती है, कुछ उसके पास राइट होते हैं। उसके अलावा सेक्शन 144 की कुछ चीज़ें जो होती है उसे अलाउड नहीं होती है। 141 में उसको डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बोल रखे। उसमें सीलिंग याद रखना कि 20 कंपनियों का ऑडिट ले सकते हो, जिसमें जिस पेड अप शेयर कैपिटल जिसका 100 करोड़ रुपए से कम है, और जो OPC है, जो डोरमेंट है, और जो 1% कंपनीज है, वो नहीं आती है, ठीक है, काउंटिंग के लिए। उसके अलावा यहाँ पर इनडेटनेस के बारे में बता रखा है, और रिलेटिव्स के शेयर होल्डिंग के बारे में बता रखा है। 1 लाख रुपये और गारंटी है, और अगर वो गारंटी है तो 1 लाख रुपये, और इनडेटनेस के लिए 5 लाख रुपए बता रखा है। तो अगर शेयर से और गारंटी है तो 1 लाख, इनडेटनेस है तो 5 लाख, और अगर आप शेयर के मामले में हो तो 60 डेज में करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा जब ऑडिटर रिजाइन करता है तो 30 डेज में ADT 3 फाइल करता है उसके रेजिग्नेशन में। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देकर क्या करती है, अगर ऑडिटर को हटाती है तो विद इन 15 डेज में फास्ट फॉरवर्डली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर देगी। उसके बाद जब भी किसी ऑडिटर का रिमूवल होगा तो भाई साहब आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा विद इन 30 डेज में, और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर आपको 60 डेज में AGM या AGM जो भी है करवाकर आपको क्या करवाना पड़ेगा, अपना काम जो है वो नए उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी 30 दिन में आपको फाइल करनी होगी। अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई साहब यू हैव अ टाइम टू 60 डेज, 30 डेज़ का टाइम है आपके पास। CNDG के पास 60 डेज़ का टाइम है, फिर बोर्ड के पास 30 डेज़ का टाइम होता है, और उधर 90 डेज़ का टाइम होता है। उधर जो होता है शेयर होल्डर्स के पास 60 डेज़ का टाइम होता है। ऑल दी कंसेप्ट, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत ही अच्छे से कंपनी ऑडिट कवर कर ली है, ट्रस्ट में। और इसके अलावा एक और नफरा वाला रूल बता देती हूँ। नफरा वाला क्या कहता है, सर पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और लोन्स और बोरोविंग 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, और 1000 करोड़ टर्नओवर के मामले में, बाकी उन दोनों पेड अप शेयर कैपिटल और आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स के बारे में 500 करोड़, दैट इज़ अ नफरा। और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो बैंकिंग रेगुलेशन है या फिर जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन उसका इंडिया में जो नेटवर्थ या इनकम में 20% और मोर है, तो फिर उन सब पर नफरा भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और ओके, एक रोटेशन वाला भी है, तो 10-50 और 50-50 का कंसेप्ट लगता है रोटेशन पर। वो जो रोटेशन किस पर अप्लाई होता है, अगर एक इंडिविजुअल है तो 5 साल, बाकी फर्म है तो 5-5 साल, और 5 साल का कूलिंग पीरियड लगता है। दैट इज ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।